हेलो एवरीवन, मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज 30। ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है और बच्चों को मतलब मुझे ये होप है कि बच्चों को इससे काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी डाले हुए हैं और सभी स्कूलों के बच्चों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी मतलब इनको बताएं तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्कूलों के बच्चों को ये हेल्प मिले। अब इस वीडियो में मैंने जो सेल साइकिल 2 चैप्टर लिए हैं, इनके क्वेश्चन आंसर हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड बायोमॉलिक्यूल। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है ये। व्हाट आर वेरियस स्टेजेस ऑफ meiotic prophase 1, enumerate the chromosomal events during each stage। इसी क्वेश्चन को शॉर्ट नोट में दे दिया है, वो 3-4 शॉर्ट नोट दे देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे हैं। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक शॉर्ट नोट में दे देते हैं, साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम होता है रिकॉम्बिनेशन। सेकंड क्वेश्चन है विच एंजाइम हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो वो इसी के अंदर मैं समझाऊंगी अभी। थर्ड क्वेश्चन जो कि बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है, व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, राइट द टाइप्स ऑफ nitrogenous bases in DNA and RNA and draw molecular structure of deoxyribose sugar and ribose sugar। ठीक है, तो पहले नीचे के थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसे ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। देखो डीएनए सबको मालूम है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल एक्सेप्ट कुछ वायरसेस, सम वायरसेस को छोड़ के। डीएनए इज ए पॉलीमर, डीएनए इज ए पॉलीमर, एक लार्ज मॉलिक्यूल है मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट, मतलब मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। और स्मॉलर यूनिट्स को क्या बोलेंगे? कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। स्मॉलर यूनिट्स को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोटाइड। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते जाते हैं तब वो क्या बनाते हैं? डीएनए। तो एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में जब हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? फर्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। यहाँ पर मैं डीएनए ले रही हूँ क्योंकि शुगर और बेसिस का डिफरेंस आ जाता है। तो डीएनए में क्या क्या होगी? एक तो सबसे पहले डीऑक्सीराइबोज शुगर, शुगर। सेकंड इज फॉस्फेट या फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेटी लिख लो, वैसे फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में होता है। और थर्ड इज एन बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। डीऑक्सीराइबोज शुगर इज ए टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब जिसमें कार्बन 5 है, पेंटोज शुगर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। तो इसका मैं तुम लोगों को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ समझा रही हूँ। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ, इस क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर इज ए टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर को हम इस तरीके से, कार्बन की काउंटिंग यहाँ से करोगे, CH OH। अब यहाँ पर डीऑक्सी, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, यहाँ पर ऑक्सी ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो OH की जगह यहाँ पर क्या होगा? H। फिर यहाँ पर ये CH OH CH2OH। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने डी शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर का है। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का है। और अगर कार्बन 2 पर H की जगह तुम OH लगा दोगे, मान लो ये स्ट्रक्चर तुम इस तरीके से बना रहे हो, HOH, बस यहाँ पर क्या लगा दोगे? OH। तो यही डायग्राम पूरा सेम वही उसी की तरह है, बस केवल कार्बन 2 पर जब OH लगा दोगे तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? राइबोज शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है कि ड्रॉ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर का ये है और ये राइबोज शुगर का। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर। ठीक है, अब आता है कि राइट द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो वो इसी क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर जब एन बेसिस हैं ये 2 टाइप के, एन बेसिस 2 टाइप के, पहले प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स।
प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं ये एडिनिन एंड ग्वानिन, क्या होते हैं? एडिनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन क्या होते हैं? साइटोसिन थाइमीन। ये किसमें है साइटोसिन एंड थाइमीन? डीएनए में। तो एम बेसिस 4 हो गए, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन इन केस ऑफ डीएनए। आरएनए के केस में थाइमीन की जगह केवल क्या होगा? यूरेसिल। आरएनए में क्या होगा? थाइमीन की जगह यूरेसिल। तो ध्यान रखना, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस क्वेश्चन कई बार आता है कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस 4 है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, और आरएनए में थाइमीन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड बाय डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस। और न्यूक्लियोसाइड कि जब हम न्यूक्लियोटाइड में से, मान लिया हम ये कहें, इसको फॉर्मूले बेस पर लिख दो कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू किसके होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिसको मैंने डी शुगर लिखा है, प्लस फॉस्फेट प्लस एन बेस। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू किसके होगा? डी शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। वैसे तो पेंटोस शुगर हम लेते हैं, मैं पहले बताया ये डीएनए की बात चल रही है इसलिए यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस एन बेस। ठीक है, तो इसमें ये बायोमोलिक्यूल्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में ये पूछे हुए हैं। अब आता है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी पर बाकी के दोनों के ये जो आंसर हैं सेकंड एंड थर्ड के या चॉइस वाले क्वेश्चन के और सेकंड के ही निकल जाएंगे। अब हम लेते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1। देखो जो मियोसिस डिवीजन है, पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मियोसिस डिवीजन, इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन बोलते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, हमेशा डिप्लॉइड मदर सेल में होता है। और एक साइंटिस्ट का नाम है फार्मर एंड मूरे, उन्होंने मियोसिस डिवीजन को ये डिस्कवर किया था। मियोसिस डिवीजन 2 स्टेज में कंप्लीट होता है डिवीजन इसका, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होगा ये भी 4 स्टेज में कंप्लीट होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किसका करना है? प्रोफेज 1 का। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन की सबसे लंबी स्टेज है। खुद ये 5 सब स्टेजेस में कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब इन पांचों स्टेजेस को विद डायग्राम मैं बिल्कुल शॉर्ट में कि एग्जाम समय में तुम कैसे करोगे उसके लिए मैं तुम्हें ये अभी एक्सप्लेन करती हूँ विद डायग्राम। देखो सबसे पहले हमें ये 5 स्टेजेस में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 स्टेजेस के हमें डायग्राम ड्रॉ करने हैं। लेप्टोटीन में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम धीरे धीरे मतलब शॉर्टन होने शुरू होंगे, जो कि क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में होते हैं। बहुत ज्यादा थ्रेड की लॉन्ग थ्रेड नेट होते हैं तो धीरे धीरे शॉर्टन होने शुरू हुए, कॉन्स्पीशियस कंडेंस होने शुरू हुए और इतने ज्यादा स्पाइरल करके ये मुड़े होते हैं स्पाइरिंग स्टेज में। बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर एग्जाम की वजह से नहीं बता रही हूँ, जब मैं इसकी वीडियो डालूंगी तब मैं पूरा एक एक चीज इसके अंदर क्या क्या पार्ट है वो जब डालूंगी। अब मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा रही हूँ। तो लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम शॉर्टेंड होंगे, कॉन्स्पीशियस होंगे और इसमें मतलब ऐसे होंगे कि बिल्कुल जैसे धीरे धीरे ये क्लोज आ रहे हैं
और इसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम होंगे कि 50% क्रोमोसोम मदर की बॉडी से और 50% क्रोमोसोम फादर की बॉडी से, प्लस स्ट्रैंड वाले फादर की बॉडी से, माइनस स्ट्रैंड वाले मदर की बॉडी से। पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि जैसे स्पर्म है और ओवा है, तो ये ओवा और स्पर्म जब दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनता है, तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, ओवा में 23 क्रोमोसोम, तो इसमें आके कितने हो जाएंगे जाइगोट में 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब ये नहीं है कि जैसे ये है 23 पेयर, ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो हाफ हाफ एक 23 ऐसे होंगे कि ये हैप्लॉइड नंबर में, ये नहीं कि शुरू के 23 उसमें और लास्ट के 23, ऐसे नहीं, हैप्लॉइड नंबर। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में आके ये लेप्टोटीन है, नेक्स्ट स्टेज में आके क्या होगा जाइगोटीन स्टेज में कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, वहां शॉर्ट नोट जो डाला था कि एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब कि अगर स्पर्म का 1 नंबर क्रोमोसोम है तो ओवा का भी 1 नंबर से वो पेयरिंग करेगा, जिससे 4 इसमें क्रोमोसोम थे लेप्टोटीन में और यहाँ 2 पेयर, यानी कि पहले आधे रह गए, हाफ रह गए, ये 2 पेयर बन गए। इसको 4 नहीं कहेंगे, अब ये 2 मतलब वैसे 4 दिखाई दे रहे हैं पर अभी से ये 2 पेयर में है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस, और अब ये बाइवेलेंट बन गए, टेट्राइड की फॉर्म में ये दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे इस स्टेज का और मेन, इसकी मतलब क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन क्रोमोसोम के सराउंड न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, मतलब यहाँ पर इनमें अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, ये क्लोज आने लगते हैं। और नेक्स्ट स्टेज में जाके ईच क्रोमोसोम बाइफर्केट, ईच क्रोमोसोम बाइफर्केट। तो अभी तक तो ये बाइवेलेंट थे और बाइवेलेंट होकर ये टेट्राइड की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब एक एक क्रोमोसोम के 4-4 क्रोमेटिड हो गए, पहले एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं, अब एक ही क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड, इस तरीके से। और ये इस स्टेज में सबसे, मतलब इन सब में सबसे ज्यादा लेंथी स्टेज होती है पैकाइटीन। ये पैकाइटीन, यहाँ पर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ये पैकाइटीन। पैकाइटीन में मैंने बताया सबसे पहले क्रोमोसोम बाइफर्केट हुए, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं और इनमें यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गई है। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बीच बीच में यहाँ पर बन गई हैं और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने की वजह से इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर। और इस समय क्रॉसिंग ओवर के लिए एक एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है, मैंने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन इज ए एंजाइमेटिक प्रोसेस। और एंजाइम कौन सा है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम और जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है उस नोड्यूल की वजह से एक्सचेंज ऑफ, यहाँ पर मतलब इस तरीके से ये एक्सचेंज होने लगता है और इनके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने से इनके पार्ट्स में एक्सचेंज होगा। अलग से डायग्राम में ये दिखा रही हूँ इस तरीके से, मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्लोज आ गए हैं ये और इनमें एक्सचेंज होगा, यानी कि इसका कुछ पार्ट इसमें और इसका कुछ पार्ट इसमें, एक्सचेंज। और तभी एक्सचेंज होने से वेरिएशन होंगी और वेरिएशन जब होती हैं तो इसमें जब ऑफस्प्रिंग्स में ये करेक्टर आएंगे तो हमेशा ये कहा जाता है किसी भी जनरेशन के बच्चे के ऑफस्प्रिंग्स आर ऑलवेज सुपीरियर टू देयर पेरेंट्स। वो बात अलग है कि हमें पेरेंट्स से जीन्स मिली हैं और हमारा इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि एनवायरनमेंट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा मतलब इसमें मायने रखता है कि अगर एनवायरनमेंट खराब होगा तो जीन्स कितनी भी स्ट्रॉन्ग है, चाहे हम कितने भी होशियार हैं, अगर हमारा एनवायरनमेंट सही नहीं है तो वो कैरेक्टर हम लोगों को दिखाई नहीं देंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा, एक्सचेंज होने से जो प्लस क्रोमोसोम था इसका कुछ पार्ट माइनस में चला गया और माइनस का कुछ पार्ट प्लस में, यानी कि बच्चे के अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर होंगे, वो चीज अलग है। अब जैसे मान लो एक्सचेंज हुआ इस तरीके से, और एक्सचेंज किस में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इनमें होगा, इनमें नहीं होगा, या इन दोनों में नहीं होगा,
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जैसे मान लिया एक्सचेंज हुआ, मैं पेन चेंज करके तुम्हें दिखाती हूँ कि ये क्रोमोसोम है और दूसरा इस तरीके से है और एक्सचेंज हुआ है इनमें, तो यहाँ इतना, ये प्लस है ये माइनस है, ये चीज, यानी कि जो ये प्लस क्रोमोसोम फादर का था, जब बच्चे के अंदर, जिस बच्चे के अंदर जाएगा उसमें फादर के कैरेक्टर ज्यादा आएंगे और मदर के कैरेक्टर कम आएंगे। और अगर ये क्रोमोसोम किसी बच्चे के अंदर गया तो उसमें मदर के कैरेक्टर्स ज्यादा आएंगे, फादर के कैरेक्टर्स कम आएंगे। अपने कैरेक्टर्स तो बनते ही बनते हैं क्योंकि एक्सचेंज हो चुका है, पर ये जो कैरेक्टर जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल हमें तो विरासत में कैरेक्टर मिले हैं, तो वो पेरेंट्स से तो वो आने ही आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में जाके अब धीरे धीरे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म होने लगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल खत्म होने लगी, और कुछ पॉइंट से अभी भी, जैसे ये है, ये कुछ पॉइंट से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने की वजह से कुछ पॉइंट से ये अटैच रह जाते हैं, अभी तक पूरे सेपरेट नहीं हुए हैं, कुछ पॉइंट से अटैच रह जाते हैं जिससे कि एक्स शेप दिखाई दे रहे हैं ये, इन पॉइंट्स को बोला जाता है कायस्मेटा। क्या बोलोगे इन्हें? कायस्मेटा। यहाँ से अभी क्रोमोसोम अलग नहीं हुए हैं, बाकी हर एक पोर्शन से अलग हो चुके हैं, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम का दोनों काम होता है कि रिकॉम्बिनेशन भी कराना और जब उसको कट करना होता है, जैसे यहाँ से ये चीज जगह जगह से कट करके उसको रिसील करने का काम भी रिकॉम्बिनेज ही करेगा। ठीक है, बाकी पॉलीमरेज वगैरह जो है वो तो हेल्पफुल करते हैं, पर मेन फंक्शन इसका होता है। अब ये कायस्मेटा का फॉर्मेशन, ये स्टेज है डिप्लोटीन। नेक्स्ट स्टेज में जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, मतलब ये टर्मिनलाइजेशन हो गया, यहाँ से धीरे धीरे रिमूव होकर खत्म हो जाएगा। और अब ये क्रोमोसोम, जैसे मान लिया हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, अभी मैं एक ही पेन से दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से, यहाँ पर ये एक्सचेंज हो चुका है इनका, ये एक्सचेंज हो चुका है, पेयर क्रोमोसोम है दोनों के दोनों, मतलब ये, और लास्ट स्टेज में आके, क्योंकि ये प्रोफेज की लास्ट है, प्रोफेज की लास्ट में आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस डिसअपियर, और अगर एनिमल सेल है तो जो सेंट्रियोल हैं, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर जा चुके होंगे और उनसे क्या बनेगा, न्यूक्लियर स्पिंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ध्यान से इनको लर्न करना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।